नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएजी की रिपोर्ट पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री को सिर्फ अपने इमेज की चिंता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक भारत टीवी, और मुंबई पुलिस ने किया है ये बड़ा खुलासा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में करेंगे प्रचार, शिवसेना उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में शिवसेना उतरेगी, तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कैग रिपोर्ट पर राहुल का निशाना। कहा, प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीएम ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार और ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी बेहद कमी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था, पैसा देकर फॉल्स टीआरपी कराया जाता था। पुलिस के खिलाफ कई तरह का एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फॉल्स टीआरपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने एक नए रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इस संबंध में रिपब्लिक टीवी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उस पर पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह केस में उनसे कई सवाल किए थे। रिपब्लिक टीवी पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगा। भारत के लोगों को सच्चाई की जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में परमबीर सिंह की जांच संदेह के घेरे में है। उन्हें इस मामले में आधिकारिक रूप में माफी मांगे या फिर वह कोर्ट में हमारा सामना करे। कमिश्नर ने बताया कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन टीवी इंडस्ट्री में आते हैं और टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन के रेट तय किए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था है बीएआरसी ने इन बैरोमीटर की निगरानी के लिए एक करार किया है। पुलिस ने बताया कि हंसा नाम की कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारी कुछ चैनलों के साथ इस डेटा से छेड़छाड़ कर रहे थे। वे डेटा में हेरफेर करने में संलिप्त थे। वे कुछ घरों में कुछ चैनलों को रखने के लिए कहते थे, भले ही वे मेरे घर पर ना हो। पुलिस के अनुसार कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि अशिक्षित घरों को अंग्रेजी चैनल देखने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि हमने इस केस में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है और हमें उनकी हिरासत मिल गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कुछ परिवारों को रिश्वत देते थे और उन्हें अपने घर पर कुछ चैनल चलाए देखने के लिए कहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में करेंगे प्रचार, शिवसेना उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। वे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। गुरुवार को शिवसेना ने बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अपने 22 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शिवसेना बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा बिहार में शिवसेना के सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शेवाले और कृपाल तुमाने चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए
3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की राजनीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती, बोले मेरे 15 महीने बीजेपी पर भारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच विकास के मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आज सुबह कहा था कि पिछली सरकार पैसे का रोना रोती थी, लेकिन कोरोना संकट काल में भी मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा पिछली सरकार को विकास विरोधी करार देने पर कमलनाथ में भी जवाबी हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव के दौरान सीएम शिवराज के जेब में नारियल लेकर चलने और कहीं भी छोड़ देने, कहीं भी घोषणा कर देने की बात मैं नहीं कहता। यह तो बीजेपी पार्टी के नेता और प्रदेश की जनता कहती है। यह सच्चाई भी है। इसके कई उदाहरण भी प्रदेशवासियों के सामने हैं। कमलनाथ ने कही ये बात। कमलनाथ सरकार में पैसे का रोना रोने के शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने विकास कार्यों के लिए कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया। रोना जरूर रोता हूं कि प्रदेश के जिस खजाने से राज्य का विकास होना चाहिए था, जिस खजाने की एक एक पाई पर प्रदेश की जनता का हक है, उस खजाने को आपने अपने 15 साल की सरकार में झूठे अभियानों, आयोजनों, यात्राओं, प्रचार प्रसार और खुद की ब्रांडिंग के नाम पर जमकर लुटाया है। प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेला है। पैसे से विकास कार्य होना था, उस पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। यह रोना तो मैं हमेशा रोता रहूंगा। कमलनाथ ने दावा किया कि विकास के मामले में शिवराज की 15 साल की सरकार और मेरी 15 महीने की सरकार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए तो मेरी 15 महीने की सरकार में आपके 15 साल की सरकार से कई गुना ज्यादा विकास कार्य होने की जानकारी सामने आएगी। प्रदेश की जनता की गवाह है कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में प्रदेश की तस्वीरों को बदलने का काम हुआ है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार के खाली खजाना छोड़ने के बावजूद 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को दोगुना किया गया। कन्या विवाह की राशि को 51,000 किया गया और गौशालाओं का निर्माण शुरू हुआ। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने खाली खजाने के बाद भी विकास कार्य हुए। कमलनाथ ने कहा कि मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता, झूठे सपने नहीं दिखाता, जो कहता हूं वह करता हूं और मैं घोषणाओं के बजाय विकास कार्यों को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप से देने का काम करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि विकास के लिए मेरा खजाना कभी खाली नहीं रहा और न रहेगा। झूठी घोषणा और झूठे सपने दिखाने के लिए मेरा खजाना हमेशा खाली था और खाली रहेगा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत करने पर कहा था कि प्रदेश सरकार विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम शिवराज ने कहा था कि शिकायत करना और आरोप लगाना कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। हमारे विकास से कांग्रेस चिढ़ती है। सीएम शिवराज के विकास के मुद्दे पर पिछली सरकार पर हमला बोलने पर कमलनाथ ने भी जवाब देने का काम किया है। कुल मिलाकर प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर कौन सी सरकार, कौन सा मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षा कर रहा है, इसको जताने की कोशिश में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। लेकिन विकास किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ, यह तब उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर को करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी पर लगे आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत बोले असत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी के घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम आने के बाद प्रतिक्रिया तेज हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार की भी जानकारी दी थी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुंबई पुलिस की तरह से एक और सुनियोजित एजेंडा, झूठ और प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया गया है। आपका झूठ आपके बीमार लक्ष्य को कुछ देर के लिए हासिल कर सकता है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। यह टीआरपी घोटाला मुनाफाखोरी की चट्टान है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा रिपब्लिक टीवी टीआरपी खरीदा है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने नीचे लिखा असत्यमेव जयते। शिवसेना नेताओं के अलावा दूसरी पार्टी के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस से आए नेता को मिला टिकट तो लग गई जेडीयू में इस्तीफे की झड़ी। 100 लोगों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में उठापटक जारी है। दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट मिलने पर भी बवाल शुरू है। इसी कड़ी में जेडीयू के अंदर भी दल बदलू नेताओं को टिकट मिलने पर हंगामा हो रहा है। दरअसल कांग्रेस से जेडीयू में आए सुदर्शन कुमार ने जब शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया तो जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए और एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीघा विधानसभा 170 में जेडीयू प्रभारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि इस बार ऐसे विधायक को जेडीयू से टिकट देकर भेजा गया है जिसने आज तक जेडीयू के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। क्षेत्र में निवर्तमान विधायक जिन्हें जेडीयू से इस बार टिकट मिला है, जनता काफी नाराज है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दलितों के हित की बात कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए डॉक्टर राकेश रंजन ने इस बार बरबीघा विधानसभा 170 से सामूहिक तौर पर लगभग 100 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर माननीय मुख्यमंत्री का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्षेत्र बदलते ही नीतीश के मंत्री की हुई फजीहत, जहानाबाद में लगे मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों के विरोध का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। गुरुवार को इस कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने ही जिले और निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के विरोध का काफी सामना करना पड़ा। मंत्री जी की फजीहत ऐसी हुई कि वह चाहकर भी अपनी गाड़ी से उतर नहीं सके और गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों के ताने सुनते रहे। दरअसल बिहार की जहानाबाद सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन चुनाव से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जब वो नगर थाना क्षेत्र के एरोड्रम इलाके में पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने पूछा कि इससे पहले आप घोसी इलाके से पार्टी के विधायक थे, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको जहानाबाद भेज दिया गया। लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृष्ण नंदन वर्मा के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन इस दौरान मंत्री जी चुपचाप लोगों की बात और आक्रोश का सामना करते रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे योगी सरकार के अधिकारी, हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार के अधिकारी इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का पहली बार में अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्ष इन आदेशों का अनुपालन कराने को अवमानना की याचिका दायर करने को बाध्य है। अदालत के आदेश का जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा, लगता है कि अधिकारी पहली बार में आदेश का अनुपालन नहीं करने के आदी हो रहे हैं। यह बहुत खेदपूर्ण स्थिति है। उषा सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक बिड़ला ने पिछले बृहस्पतिवार को पारित अपने आदेश में कहा, यह अदालत हर दिन देख रही है कि निर्देश के बावजूद संबद्ध अधिकारी पहली बार में आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष अवमानना याचिका दायर करने को बाध्य हैं। अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए और मोहलत लेने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह अवमानना याचिका दूसरे पक्षों बाल विकास सेवा के निदेशक शत्रुघ्न सिंह एवं अन्य को दंडित करने के लिए दायर की गई, जिन्होंने 1 नवंबर 2019 के फैसले और आदेश का अनुपालन नहीं किया और 2 मार्च 2020 को अवमानना याचिका पर पारित फैसले का अनुपालन नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस अदालत द्वारा 1 नवंबर 2019 को पारित आदेश की प्रति दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराई गई। जब इस संबंध में कुछ नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर 2 मार्च 2020 को पारित आदेश में अदालत के पूर्व के आदेश का अनुपालन के लिए और मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि अवमानना के आदेश की प्रति सौंपे जाने और मियाद खत्म होने के बाद भी दूसरे पक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए यह दूसरे पक्ष को दंडित करने का मामला बनता है। अपेक्षा की जाती है कि दूसरा पक्ष आदेश का अनुपालन करने का हर प्रयास करेगा और इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करेगा, अन्यथा अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के बाद एनसीपी का भी ऐलान, लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, शरद पवार करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। शिवसेना की तरह एनसीपी भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है। एनसीपी के लिए पार्टी चीफ शरद पवार बिहार जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सुप्रिया सुले, नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल सहित पार्टी नेताओं का नाम शामिल है। सब बिहार जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि आज सुबह ही शिवसेना ने अपने स्टार प्रचारकों नेताओं की लिस्ट जारी की है। ये लोग आगामी बिहार चुनाव में शिवसेना के लिए बिहार जाकर प्रचार करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, चुनाव को लेकर मुख्यालय ने किया फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इसका कारण बिहार में चुनाव बताया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर बताया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस अवधि में आने वाली सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में ही जरूरी काम को लेकर प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छुट्टी स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर
स्तर बनाए रखने के लिए भारी संख्या में बिहार में सुरक्षा बलों की जरूरत है। इसमें 35,000 जिला पुलिस, 22,000 होमगार्ड जवान, 5,850 बीएमपी जवान और करीब 5,000 सैप जवानों को लगाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई बटालियन भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात रहेगी और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर कांग्रेस की यूपी सरकार से मांग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश सरकार पर ध्यान भटकाने और बहाने तलाशने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज से जांच कराई जानी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को घड़ियाली आंसू बहाना बंद करके घटना के असली दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, दंगों की साजिश की बात उस वक्त की जा रही है जब एक महिला के साथ ज्यादती और हत्या का आरोप है और उसका रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया हो। दंगों की साजिश की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको इसमें पीएचडी हासिल है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसे हटाने का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, अगर कोई पीड़िता के घर जाकर सहानुभूति जता देता है तो वो देशद्रोह नहीं है। सिंघवी ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता इस घटना के बाद वाहियात बातें कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। उधर कांग्रेस की एक अन्य प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लखनऊ में हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को सफेद झूठ बताया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर चीन के झांसे में बुरा फंसा बांग्लादेश, मिला बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर रही चीनी दवा निर्माता सिनोवेक ने बांग्लादेश से अपना वादा तोड़ दिया है। साथ में वैक्सीन निर्माण का झांसा देकर चीन ने अब बांग्लादेश के अधर में लटका दिया है। अब वह तीसरे चरण के परीक्षण से पहले बांग्लादेश से पैसे मांग रहा है। को फाइनेंस की रखी शर्त। सिनोवैक ने बांग्लादेश से कहा है कि देश में होने वाले तीसरे चरण के ट्रायल के लिए को फाइनेंस करना होगा, यानी कि बांग्लादेश को भी बराबर रुपए देने होंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए बांग्लादेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अब्दुल मन्नान ने कहा, उन्होंने सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड चीन ने बांग्लादेश सरकार को पत्र भेजकर तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सह वित्त पोषण की मांग की, पहले किया खुद खर्चे का वादा। खबरों के अनुसार सिनोवैक ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि वह कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने के लिए तीसरे चरण के परीक्षणों की लागत भी स्वयं वहन करेगा। लेकिन अब 24 सितंबर को बांग्लादेश को दिए गए एक पत्र में सिनोवैक ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश प्रयासों में को फाइनेंस नहीं करेगा तब तक परीक्षण में देरी होती रहेगी। हालांकि सिनोवैक द्वारा अभी तक कितने रुपए की मांग की जा रही है इस बारे में उसने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उधर मन्नान का कहना है कि को फंडिंग की दिशा में फैसला लेने में वक्त लगेगा, लेकिन बांग्लादेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। बांग्लादेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बशर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि बांग्लादेश सरकार पहले के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक थी, लेकिन ताज़ा प्रस्ताव से असहज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सियाचिन लद्दाख में भारतीय सैनिकों के लिए गर्म कपड़े, उपकरण खरीद भी देरी। सीएजी की रिपोर्ट पर पीएसी ने लोकसभा स्पीकर से लद्दाख जाने की मांगी अनुमति। जी हां दोस्तों, संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से इस माह के अंत में सदन के एक पैनल के लद्दाख जाने की इजाजत मांगी है। दरअसल लद्दाख जाकर लोकसभा का यह पैनल सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलना चाहता है और उनके काम करने की परिस्थिति को समझना चाहता है। पीएसी अध्यक्ष का यह पत्र ऐसे वक्त लिखा गया है जब इस साल की शुरुआत में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों को ठंड के कपड़े और अन्य सामान की भारी कमी है। इस कमी की वजह खरीद में देरी को बताया गया था। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहले ही 2 बार पीएसी के सामने पेश हो चुके हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कैग रिपोर्ट में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई, जिसके चलते इनकी भारी कमी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों को भी बेहद कमी रही। बता दें कि भारत और चीन के बीच बीते कई माह से एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बातचीत के दौर जारी है, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है और चीन की तरफ से लगातार युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भारत की तरफ से भी चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हथियारों और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिक ठंड के मौसम में भी यहां तैनात रह सकते हैं। अब चूंकि लद्दाख की गलवान घाटी में ठंड के दिनों में तापमान माइनस से भी 30-40 डिग्री नीचे चला जाता है, तो ऐसे में हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिसे पर्याप्त मात्रा में जुटाना एक चुनौती होगी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का रोजी रोटी पर असर, 2021 तक 15 करोड़ लोग हो जाएंगे बेहद गरीब। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक गतिविधियां थमने से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। इस बीच अब विश्व बैंक ने बुधवार को एक चेतावनी दी है। विश्व बैंक का कहना है कि कोरोना की वजह से विकासशील देशों के साथ विकसित देशों की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। विश्व बैंक की माने तो इस महामारी की वजह से आर्थिक संकट गहरा सकता है। विश्व बैंक ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि साल 2021 तक कोरोना के कारण कम से कम 15 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब की श्रेणी में चले जाएंगे, यानी रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं, जिससे विकास दर नेगेटिव में चला गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।